साथियों नमस्कार, मैं चितरंजन तिवारी इंजीनियर कुणाल तिवारी क्लासेस अलवर के यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज साथियों राजस्थान के भूगोल में हम जो सामान्य परिचय पढ़ रहे हैं, इसमें आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं राजस्थान की सीमा रेखा से संबंधित जानकारी। तो साथियों तुरंत पॉइंट पर आते हैं हम। ये आपको राजस्थान नजर आ रहा है और राजस्थान में ये जानकारी ऑलरेडी हम आपको दे चुके हैं। ये पहला निशान हमने आपको गंगानगर बताया, दूसरा बाड़मेर बताया साथियों, और यहां तक ये इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन है। इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन, अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा। और बाड़मेर से बांसवाड़ा तक ये हो गया कौन आपके साथियों, गुजरात। ये हो गया आपके कौन, मध्य प्रदेश, एमपी। ये साथियों आप बहुत अच्छे से जानते हो यूपी, और ये आपके हरियाणा, और ये ऊपर हो गया आपके कौन, पंजाब। मित्रों ये 25 जिले जो हैं ये राजस्थान के सीमावर्ती जिले हैं, अर्थात ये या तो किसी देश से सीमा बनाते हैं और या फिर किसी राज्य से। यदि हम किसी भी स्थान पे इसमें बाउंड्री लाइन पर खड़े हो जाएं और राजस्थान की बाउंड्री पर घूमें और पूरी परिक्रमा कर लें तो हम घूमेंगे 5,920 किलोमीटर। अर्थात साथियों ये राजस्थान की जो कुल सीमा है ये हो गए आपके 5,920 किलोमीटर। कुल सीमा का मतलब है कि इसमें अंतरराष्ट्रीय सीमा और अंतरराज्यीय सीमा दोनों समाहित हैं, और ये दोनों सीमा मिलकर के 5,920, जिसे हम स्थलीय सीमा भी कहते हैं, क्योंकि राजस्थान से कहीं कोई जलीय या तटीय सीमा नहीं लगती। इसे हम राजस्थान की परिधि भी कह सकते हैं, लेकिन परिधि शब्द सटीक शब्द नहीं है, क्योंकि परिधि तो साथियों आप जानते हो वृत्त की होती है, अन्य किसी आकृति का तो वो परिमाप कहलाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा या अंतरराष्ट्रीय यानी कि किसी देश से जो सीमा लगती है, इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन जो हमारी पाकिस्तान के साथ लग रही है, और अंतरराज्यीय सीमा, इनका कुल योग कितना है, तो 5,920 किलोमीटर। तो समझ में आ गया मित्रों आपको कि राजस्थान की कुल सीमा या कुल स्थलीय सीमा या अंतरराष्ट्रीय व अंतरराज्यीय सीमा का कुल योग कितना है, तो 5,920 किलोमीटर। अब देखें आप मित्रों कि ये पंजाब है और ये आपके गंगानगर हो गए पंजाब में से जो स्टार्ट है ये बाड़मेर, यानी कि यहां से यहां तक ये अंतरराष्ट्रीय सीमा है। ये जो जगह है ये जहां से राजस्थान में भारत पाक अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा की शुरुआत होती है, इस जगह का नाम है हिंदूमल कोट। अर्थात हिंदूमल कोट, ये हिंदूमल कोट जो जगह है गंगानगर जिले में है। कौन से जिले में है, गंगानगर। पंजाब का एक जिला टच करता है हमें, फाजिल्का, बताया आपको। और बहुत पुरानी पुस्तकें लिखती हैं कि राजस्थान में भारत पाक सीमा रेखा की शुरुआत पंजाब के फाजिल्का के 8 किलोमीटर दक्षिण में, तो नीचे की दिशा दक्षिण होगी,
तो राजस्थान में भारत पाक सीमा रेखा की शुरुआत पंजाब के फाजिलका के 8 किलोमीटर दक्षिण में गंगानगर जिले के हिंदुमल कोट नामक स्थान से शुरू होती है। हिंदुमल कोट साथियों, कोटा नहीं, हिंदुमल कोट। और यह इस जगह जाकर के, यह गांव है बाखासर गांव। बाखासर गांव सहागढ़ तहसील बाड़मेर में जाकर समाप्त हो जाती है। अर्थात यह जो सीमा रेखा है ये कहां से शुरू हो रही है? पंजाब के फाजिलका के 8 किलोमीटर दक्षिण में गंगानगर जिले के हिंदुमल कोट नामक स्थान से, और बाखासर गांव सहागढ़ तहसील बाड़मेर में आकर समाप्त हो जाती है। और यहां तक इसकी लंबाई है 1070 किलोमीटर। यहां तक लंबाई कितनी होगी? 1070 किलोमीटर। साथियों, इसके अकॉर्डिंग 1070 जो किलोमीटर है, मैं आपको लास्ट वीडियो में इनमें प्रत्येक जिले का वर्गीकरण आपको बता चुका हूं कि गंगानगर 210, बीकानेर 168, जैसलमेर 464 और बाड़मेर 228। अब आप देखिए साथियों कि ये हो गई 1070, जिसके बारे में डिटेल से हम बात कर चुके हैं। लेकिन जो गृह मंत्रालय है या गृह मंत्रालय की रिपोर्ट है, मित्रों आपको याद होगा जो पिछला शासनकाल था मोदी सरकार का, इसमें राजनाथ सिंह जी गृह मंत्री थे। और राजनाथ सिंह जी हमारे सीमावर्ती जो राज्य हैं, पाकिस्तान से सीमा बनाने वाले, इनका उन्होंने दौरा किया था, सीमावर्ती राज्यों का। तो पाकिस्तान से जो सीमा बनाने वाले सीमावर्ती राज्य हैं, इनमें जम्मू कश्मीर है, पंजाब है, आपके राजस्थान है, गुजरात है। तब जाकर के मैंने न्यूज में पढ़ा था कि भारत पाक जो अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है, इस पर एक जो बाउंड्री लाइन है, ये सेंसर वाली बाउंड्री लाइन बनाई जाए किन्हीं स्थानों पर, जिससे विरोधी जो हमारी ताकतें हैं या हमारा जो पड़ोसी देश है, उसकी गतिविधियों की हमें जानकारी मिल सके। और उस समय भारत पाक जो सीमा रेखा है, इसकी जो लंबाई आई थी वो आई थी 1037। उसके बाद जिस दिन पुलवामा अटैक हुआ, उसके नेक्स्ट डे वाले न्यूज़पेपर में, ये हमारे राजस्थान पत्रिका दैनिक भास्कर में से किसी में भी 1037 वाली खबर आई थी। और उसके बाद इस लॉकडाउन से 2-3 महीने पूर्व भी न्यूज़पेपर में भारत पाक अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा 1037 है, ये न्यूज आई थी। और इसे आप गूगल पर सर्च भी कर सकते हैं कि भारत पाक अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा की लंबाई, जब हम गृह मंत्रालय की रिपोर्ट की बात करें, तो 1037 किलोमीटर। तो मित्रों, ये नई चीज आपको मिली, 1037 किलोमीटर। अब दोनों ही मिलती हैं तो फिर 1037 ही राइट होगा। मुझे एग्जैक्ट तो ध्यान नहीं, लेकिन 2008 के, जहां तक मुझे याद आ रहा है, राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर के पेपर में ये क्वेश्चन आया था कि भारत पाक अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा की लंबाई कितनी है, और उसमें ऑप्शन में 1040, 1050, 1060 और 1070 ये 4 ऑप्शन थे, जहां तक मुझे याद आ रहा है। और उसमें से 1040 को राइट माना था। तो कुल मिलाकर के ये जो भारत पाक अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है, आपसे पूछा जा सकता है कि भारत पाक अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा या रेड क्लिफ सीमा रेखा, रेड क्लिफ सीमा रेखा का निर्धारण किसने किया, इसके बारे में भी थोड़ी देर में अपन बात कर लेंगे। लेकिन भारत पाक अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा, रेड क्लिफ सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जा सकता है आपसे। तो कितनी है सोचा आपने, लेकिन आप में से जैसा मेरा पढ़ाने का अनुभव है,
90% लोग गलत सोच रहे हैं। आप सोच रहे हैं 1070, अब आप सोच रहे हैं 1037। हमने कहा दोनों ही हैं जब है तो, लेकिन दोनों में 1037। मित्रों, मैं कर रहा हूं भारत पाक अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा या रेड क्लिफ सीमा रेखा की बात, जिसकी लंबाई तो गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बात करें तो 3323 किलोमीटर है, जबकि अदर बुक्स में एल्यूशन वगैरह में 3310 किलोमीटर मिलती है। अब तो क्या है कि 3 राज्य सीमा बना रहे हैं और जम्मू एंड कश्मीर हो गए केंद्र शासित प्रदेश। नहीं, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश से पहले अगर हम बात करें तो 4 राज्य सीमा बनाते थे। एक तो J&K हो गया, और इधर लिख दो मैं, एक तो हो गया आपके कौन, जम्मू एंड कश्मीर J&K, दूसरा क्रम से हो गया आपके कौन, पंजाब, तीसरा आपके हो गया राजस्थान, और चौथा आपके हो गया कौन, गुजरात। तो एक हो गया J&K, बोले जम्मू कश्मीर, जिसकी होगी 1225 किलोमीटर। कितनी हो गई, 1225। फिर अपन बात करें किसकी, पंजाब की, तो पंजाब की 553 और राजस्थान की 1037। पंजाब की 553, राजस्थान की 1037। तो जम्मू कश्मीर की 1262, पंजाब की 553, राजस्थान की 1037 और गुजरात की 508 किलोमीटर सीमा। ये क्या है, ये हमारी रेड क्लिफ सीमा रेखा अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा की कुल लंबाई है, या भारत पाक अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा की कुल लंबाई है। 1070 तो क्या है, 1070 तो भारत पाक अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा या रेड क्लिफ सीमा रेखा का वह अंश है, वह भाग है, वह हिस्सा है, वह टुकड़ा है जो राजस्थान को स्पर्श करता है। तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आप देखें कि टोटल सीमा होगी 5920 किलोमीटर। इसमें से हमने 1037 की 1070 की बात आपसे कर ली। तो इसमें से अंतरराष्ट्रीय सीमा जनरल जब हम बात करें तो 1070 और 1070 घटा दें तो हो गया हमारे 4850, और जब 1037 घटाएंगे तो हो जाएगा हमारे 4887। 37 घटाएंगे जैसे तो 1037 घटाए तो 10 में से 3 गए तो 7 गए तो 3, अच्छा ओके, ये 4863 हो गए। तो इस तरीके से मिलेगा, ये मिल सकता है या ये मिल सकता है, लेकिन निश्चित रूप से आप गृह मंत्रालय की रिपोर्ट या गृह मंत्रालय की जो उसमें रिपोर्ट में जो हमारी सीमा रेखा उसको अवश्य याद रखें। तो हमने कहा कि 4850 हो गई हमारी क्या, अंतरराज्यीय सीमा, इंटर स्टेट बाउंड्री लाइन। अब इस 4850 की जब हम बात करें तो आपको याद रहे मित्रों, ये 89 किलोमीटर तो लगती है पंजाब के साथ। 89 किलोमीटर किसके साथ लगती है, पंजाब के साथ। और पंजाब के बगल में कौन है, हरियाणा। हरियाणा, चलो ओके बात कर, चलो लिख देता हूं, हरियाणा से 1262, हरियाणा से कितनी, 1262, और यूपी से लगती है 877 किलोमीटर, ये भी 1262 किलोमीटर। और इस झालावाड़ से लगती है 1600 किलोमीटर। तो प्रश्न बन गया यहां पर कि साहब इससे ये जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश सबसे लंबी अंतरराज्यीय सीमा बना रहा है, और बाई चांस ये है कि झालावाड़ जिला ऐसा जिला है जो सबसे लंबी अंतरराज्यीय सीमा बनाता है। तो मध्य प्रदेश राजस्थान से सीमा बनाने वाला सबसे लंबा राज्य है, और सबसे छोटी अंतरराज्यीय सीमा किस राज्य की लगती है, तो वो पंजाब की लगती है, 89 किलोमीटर।
अब इसमें हो गया कि साहब पंजाब की 89, हरियाणा की 1262, यूपी की 877 और एमपी की 1600 और भाई गुजरात की हो गई आपके 1022 किलोमीटर। कितने हो गए? 1022 किलोमीटर। इस तरीके से ये हमारी अंतरराज्यीय सीमाएं हैं। इनमें अगर हम बात करें तो आप लोग देख रहे हैं सबसे लंबी ये होगी। अब इनको भी जैसे आपसे बात करें डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर की, आरोही और अवरोही क्रम की बात कर ले, आपसे पूछ ले कि साहब सबसे ज्यादा किसकी, तो नंबर 1 पर तो कौन हो गया? एमपी। नंबर 2 पर कौन हो गया? आपके हरियाणा। नंबर 3 पे कौन हो गया? आपके गुजरात। नंबर 4 पे कौन हो गया? यूपी। और नंबर 5 पे कौन हो गया? पंजाब। इस तरीके से भी आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो मित्रों, सबसे लंबी अंतरराज्यीय सीमा एमपी के साथ लगती है 1600 किलोमीटर, जबकि राजस्थान का वह जिला जो सबसे लंबी अंतरराज्यीय सीमा बनाता है झालावाड़ 520 में, गत वीडियो में भी बात कर चुका हूं आपसे। और सबसे छोटी स्थलीय सीमा कोई बना रहा है इन 25 जिलों में से तो वो भीलवाड़ा बनाता है। सबसे छोटी हमने बताया आपको 16 किलोमीटर, याद रहनी चाहिए आपको। लेकिन सबसे छोटी अंतरराज्यीय तो ये भी हम आपको बता चुके हैं, बाड़मेर बनाता है ओनली कितने किलोमीटर? 14 किलोमीटर। 14 किलोमीटर ठीक है, कुछ पुरानी पुस्तकों में 27 किलोमीटर भी मिलता है, लेकिन 14 किलोमीटर विश्वसनीय लगता है। फिर भी अगर कहीं कोई बात है तो इसकी अपन और कोशिश करके अगर इसमें कोई चेंजेस हुए तो आपको टेलीग्राम के माध्यम से इस चीज से अवेलेबल करा देंगे, कमेंट के माध्यम से, जैसे नेक्स्ट वीडियोस में। तो आप देख रहे हैं कि क्या स्थिति बन पा रही है, कौन कौन कैसे सीमा बना रहा है। तो ये हमारी क्या है? अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय सीमा है। अभी जो रेड क्लिफ सीमा रेखा है, इसके निर्धारण कब हुआ, किसने किया, इसकी भी एक लंबी कहानी है। और मित्रों, आप सभी भली भांति जानते हैं कि रेड क्लिफ सीमा रेखा का नाम, जो रेड क्लिफ सीमा रेखा पड़ा, वो ब्रिटेन के वकील सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ के नाम पर पड़ा। मित्रों, बात है, आपको याद रहे 15 जुलाई सन 47 की। 15 जुलाई सन 1947 में जब ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित हुआ, जो स्वतंत्रता अधिनियम है, उसमें तय किया गया कि 15 अगस्त सन 1947 को भारत में ब्रिटिश राज समाप्त हो जाएगा, अर्थात 1 महीने का टाइम। और ऐसे समय में भारत का विभाजन तो तय हो ही गया, क्योंकि 3 जून को लॉर्ड माउंटबेटन रिपोर्ट आ गई और उसमें भारत विभाजन की घोषणा हो गई है। आपसे एकीकरण में बात करेंगे हम। तो भारत के तो टुकड़े होनी है, तय है। अब स्थिति यह है कि साहब 15 अगस्त को भारत के रास्ते अलग, पाकिस्तान के रास्ते अलग, सबके अपने अपने रास्ते, तो इसका विवाद समाप्त कर दिया जाए कि इनका बंटवारा कर दिया जाए। तो इसके लिए आप लोगों को याद रहे कि जो अपने मुस्लिम लीग से मोहम्मद अली जिन्ना और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनका जो दल था, ये आपको याद रहे ब्रिटिश सरकार को संतुष्ट नहीं कर पाए, मुस्लिम लीग के समस्त लोगों को भी संतुष्ट नहीं कर पाए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी संतुष्ट नहीं हो पाई कि किस तरीके से सीमा का निर्धारण किया जाए, क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए, एक नई समस्या, इसका समाधान क्या निकाला जाए। तब जाकर के आपको याद रहे फरवरी 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन जब भारत आए, इससे पूर्व आपको याद रहे इनके यहां पर एडजस्ट होने से पहले, प्रतिस्थापित होने से पहले, जो लॉर्ड वेवेल हैं वायसराय, उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच एक कच्ची सीमा तय कर दी थी या तय कर रखी थी। लेकिन सही तौर पर बंटवारे के लिए जून 1947 में जो ब्रिटिश सरकार है, ब्रिटिश सरकार ने 2 सीमा आयोगों का गठन किया,
जिनमें एक सीमा आयोग का नाम हो गया आपके ये पंजाब सीमा आयोग, जो भारत और पाकिस्तान के बीच बंटवारे की प्रॉब्लम चल रही है, और एक दूसरा सीमा आयोग हो गया बंगाल सीमा आयोग। और इन दोनों सीमा आयोगों के अध्यक्ष बनाए गए कौन? अपने ये सर सिरिल जॉन रैडक्लिफ। आपको बहुत अच्छे से पता है, सर सिरिल रैडक्लिफ आपके अध्यक्ष बना दिए गए, और अध्यक्ष बनाने के बाद 8 जुलाई सन 47 में ये भारत आ गए थे। 8 जुलाई सन 47 को भारत पहुंच गए थे। जब ये भारत पहुंचे तो इनको सब निश्चित रूप से बंटवारे के लिए भेजा गया। इन्हीं के कॉलेज के पूर्व छात्र थे लॉर्ड माउंटबेटन, इनसे इन्होंने मुलाकात की। इनके साथ इन सीमा आयोग के सदस्य आए हुए थे। इन सदस्यों ने आपके सर सिरिल रैडक्लिफ ने अपने कॉलेज के पूर्व छात्र लॉर्ड माउंटबेटन, जो कि इस समय भारत में वायसराय हैं, इनसे मुलाकात करने के बाद आप लोगों को याद रहे कि इन्होंने कलकत्ता, लाहौर भी नेहरू और जिन्ना से मिलते हुए इसके ऊपर चर्चाएं की, काफी बातचीत की। लेकिन आपको याद रहे कि इनको बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं थी, क्योंकि सर सिरिल रैडक्लिफ इससे पहले कभी भारत नहीं आए थे, इसलिए उनको बहुत ज्यादा जानकारी नहीं थी। तो बंटवारे की समस्या पैदा होगी कि कैसे बंटवारा हो। अब इनको समय मिला है कम, क्योंकि 5 सप्ताह का समय दिया गया कि 5 सप्ताह में आप इसका बंटवारा कर जाओ, 5 सप्ताह में आप इसका विभाजन कर जाओ। इन्होंने आपत्ति जताई कि यार 5 सप्ताह में कैसे बंटवारा करें, ये तो बहुत टिपिकल केस है। तो इन्होंने इसके लिए आपत्ति भी जताई। लेकिन जो अन्य दल हैं, हमारे सभी दलों के लोगों ने कहा कि कैसे भी करके या कुल मिला के ऐसा कर जाए, में हमको कोई दिक्कत नहीं आए। अब देखो, जल्दी का काम तो शैतानी का और लापरवाही का। अब भाई इसमें जल्दी की इनको अल्टीमेटम दे दिए, क्योंकि अब आप हमें अल्टीमेटम मिल जाए कि इस टॉपिक को आप 10 मिनट में पढ़ाओ, तो 10 मिनट में तो जैसा पढ़ाया जाएगा सब वैसे पढ़ाया जाएगा। तो इन्होंने कहा ठीक है भाई, जब आप नहीं मानते तो चलो करते हैं। तो पंजाब प्रांत के बंटवारे की बात शुरू हुई। इसमें आप लोग देखते हैं और जो अपने हैं बलूचिस्तान वगैरह, ये पाकिस्तान के जो अंग बने हैं मुस्लिम बाहुल्य तो हो ही गए थे। पंजाब में हिंदू और मुस्लिम दोनों थे, क्योंकि सिंधी और पंजाबी। आपको पता है कि बाद में इसी पंजाब सूबे के ही तो 2 टुकड़े हुए थे, एक अपने भारत में आ गया और एक पश्चिमी भाग चला गया, किसमें? पाकिस्तान में। तो उस समय सन 47 में जब ये इसका निर्धारण कर दिया, उस समय भगदड़ मच गई। उस समय जगह जगह दंगे भड़के, जिन्हें हम हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक दंगे कहते हैं। अपने हमारे मेवात रियासत में भी भड़के, यहाँ अलवर रियासत में भी भड़के, भरतपुर रियासत में भी भड़के। और यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने सोचा कि भाई जो अपने अलवर के दीवान थे उस समय के डॉक्टर NV खरे या VN खरे, नारायण भास्कर खरे, जो कि उस समय हिंदूवादी लीडर थे, इन्होंने भी सोचा कि साहब मेवों को यहाँ से खदेड़ दिया जाए। तो उस समय जो हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक दंगे भड़के थे, जिन्हें हम हुल्लड़ कह देते हैं। क्या कहते थे? हुल्लड़। हमारे राठ क्षेत्र वाले लोग बग्घी के टाइम की बात है, बग्घी माछली जी टाइम। भरतपुर वाले बोल देते हैं भैया हिंदू मुस्लिम कटा मच गई। तो वो सन 47 में जो ये भगदड़ मची है बंटवारे के बाद, इसमें बहुत सारे लोगों को विरोधियों ने मार दिया। हिंदुओं ने मुसलमानों को मारा, मुसलमानों ने हिंदुओं को मारा। बहुत सारे लोग भूख से मर गए बंटवारे के बाद। और बंटवारे में समस्या पैदा हो गई, उनको बहुत ज्यादा नॉलेज थी नहीं, बेतरतीब तरीके से बंटवारा कर दिया गया। चाचा घर आ गए और हिंदुस्तान में भाई भतीजे घर चला गया पाकिस्तान में। यहाँ तक कि ऐसे हालात पैदा हो गए कि एक मकान में 8 कमरे, उनमें से 5 कमरे आ गए भारत में, 3 कमरे चले गए पाकिस्तान में। इस तरीके का बंटवारा हो गया, निर्धारण हो गया। तब जाकर के जो लोग हैं जिनको जहां अच्छा लगा रहना, तो वो लोग उस जगह शिफ्ट हो गए। यहाँ के बहुत सारे मुसलमान उस समय पाकिस्तान से चले गए और पाकिस्तान से बहुत सारे हिंदू हमारे इधर आ गए। उस जमाने के आए हुए लोग ही तो हैं हमारे ये सिंधी और पंजाबी जो हैं, क्योंकि ये वही लोग हैं जो पाकिस्तान से यहाँ पर आए हैं।
पंजाबी लोग जितने भी, जैसे हमारे आहूजा, पाहूजा, डिसूजा, जसूजा, जितने भी जा हैं लगभग पंजाबी होते हैं, जितने भी नानी है, अडवाणी, रतनानी, मिगलानी, रामनानी, इस तरीके से जो है देवनानी, हमारे पुराने शिक्षा मंत्री महोदय, तो ये सिंधी है। तो उस समय जो भगदड़ मची है, इसमें ये इधर उधर भागे और सीमा रेखा का निर्धारण कर दिया। ये मान के चलो, निर्धारण हो गया। 15 अगस्त को अलग अलग रास्ते हो जाने और निर्धारण हो गया। आपको याद रहे 12 अगस्त को कुछ पुस्तक लिखा, 9 अगस्त को, या दोनों दिन कुछ ना कुछ हुआ होगा। तो 12 अगस्त सन 47 को पूरा कार्य हो गया, लेकिन 12 अगस्त को यह बताया नहीं गया कि भाई ये सीमा रेखा किस जगह से कैसे कैसे है, क्योंकि उस समय विवाद पैदा हो जाता। तो इन्होंने तो सोचा कि भाई हम तो चले, अब तुम मरो। कुल मिलाकर के बात ये, तब जाकर के 12 अगस्त को पूर्ण हो गया, लेकिन राजनीतिक चालबाजी मान लो, इसके कारण इसे आजादी के 2 दिन बाद तक प्रकाशित नहीं किया गया कि इस तरीके से साहब हमने किया है। 15 अगस्त को भारत आजाद हो गया साहब, अपने अलग अलग स्थितियां हो गई, और 2 दिन बाद सर सिरिल रेडक्लिफ ने, आपको क्लियर हो जाए पोजीशन, 17 अगस्त को इसकी क्या कर दी, मतलब रेडक्लिफ ने जो बना के थे वो तो चले गए। 17 अगस्त को रेडक्लिफ सीमा रेखा का क्रियान्वयन हो गया और ये जिम्मेदारी दे दी दोनों सरकारों को कि अब भाई तुम्हारी मर्जी है, इस सीमा रेखा का जो निर्धारण करोगे, निर्धारण हो गया मतलब इसका जो एक तरीके से क्रियान्वित जो करोगे वो अब तुम्हारी जिम्मेदारी है, हम तो कर चले इसको जो करना है। इस तरीके से इसका भाई क्या नाम से रेडक्लिफ सीमा रेखा का निर्धारण हो गया और वही जड़ आज तक चली आ रही है, वही सीमा है जो संघर्षों का कारण है। इसी सीमा ने सन 47 का युद्ध दिया हमें, आपको याद है। इसी सीमा ने सन 1965 का युद्ध हमें दिया, इसी सीमा ने सन 1971 का युद्ध दिया और इसी सीमा पर आप लोगों को याद रहे 1998 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने परमाणु परीक्षण किए, उस समय कारगिल युद्ध हुआ। तो मित्रों, ये हमारी बन गई है एक तरीके से हड्डी बन गई है, ये हड्डी बन गई ये चीज हमारे लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक है। तब से लेकर अब तक समस्यात्मक रूप धारण किए हुए हैं और इसको अपन झेल रहे हैं। कभी साहब कौन अटैक हो रहा है, कभी पुलवामा हो रहा है, कभी साहब पुलवामा तो चलो दूसरी बात होगी, कभी साहब आपके ये कौन सी स्ट्राइक हुई थी, वो बालाकोट स्ट्राइक, और वो गलत बोल गया था मैं, वो बालाकोट स्ट्राइक के एक दिन बाद की बात है जो आपके 1037 छपा था, वो गलती से मेरे पुलवामा निकल गया था। 1037 जो खबर छपी थी, बालाकोट जो स्ट्राइक हुई थी उसके एक दिन बाद जो सर्जिकल स्ट्राइक जो की थी। अब आपको याद रहे युद्ध हो गए। एक चीज और बताओ कि जब रेडक्लिफ ने यहां निर्धारण किया तो बंगाल में निर्धारण किया था, कुछ आपके दूसरे इलाके उनका भी निर्धारण किया था इन्होंने सीमा का, लेकिन एक चीज ऐसी है जिसका आज तक किसी को कोई पता नहीं चल पाया है कि ऐसा हुआ क्यों। आपको याद है मित्रों कि रेडक्लिफ ने जो आपके ये कौन सा चिटगांव जो पहाड़ी क्षेत्र है जिसमें हिंदू और जो आपके बौद्ध हैं इनके जनजातीय जो बाहुल्य इलाका है, इस इलाके को पाकिस्तान में क्यों मिलाया। बाद में तो इंदिरा गांधी जी के टाइम पर इसका फिर बंटवारा हो गया तो वो हिस्सा बांग्लादेश में चला गया, लेकिन ये पहलू तब से लेकर एक अनजाना पहलू रह गया है क्योंकि इसके बाद जो रेडक्लिफ जी हैं उन्होंने सारे दस्तावेज नष्ट कर दिए थे। तो ये हो गई आपकी इस चीज की कहानी कि साहब ये रेडक्लिफ जो सीमा रेखा है इसका निर्धारण कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ, क्या कारण हुआ, सारी बात आपको पता चली। अब आप देखें स्थिति कि भारत पाक अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा की लंबाई कितनी, यह आपको पता चल गया 3323 किलोमीटर है और आपके भारत पाक अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा का वह अंश जो राजस्थान को स्पर्श करता है वो कितना है,
तो वो आपके 1070 1037 किलोमीटर है। सबसे लंबी सीमा किससे है, सबसे छोटी सीमा किससे है। एक दो जिले और याद रहे आपको, ये मुझे याद आ गया, ध्यान नहीं रहा, ये जो चित्तौड़गढ़ है, ये भी चित्तौड़ है और ये भी चित्तौड़ है, लेकिन ये वाला जो चित्तौड़ है, इस वाले चित्तौड़ से टच नहीं हो रहा है, क्योंकि ये भीलवाड़ा से टच है सीधा इधर, आपको याद रहे, ये देख लीजिए आप। तो इस वाले चित्तौड़ से ये वाला चित्तौड़ अलग है, अर्थात ये चित्तौड़गढ़ का ये वाला खंड इस वाले खंड से आप लोग देख रहे हैं बिल्कुल क्या है, अलग है। अर्थात यह राजस्थान का कैसा जिला है, खंडित जिला है। इधर ये हो गया अजमेर, ये हो गया आपके नागौर, और ये कौन हो गया आपके अजमेर हो गया। अजमेर में एक हिस्सा ऐसे जाता है और ये आपके पाली बन जाएगा। अजमेर में ये जो हिस्सा है, ये अजमेर यहां फिनिश है, ये पाली आ गया, बीच में इस टाइप का ये हिस्सा है, और ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा अजमेर का टाडगढ़ है, जिसका पुराना नाम है बोराडवाड़ा, जिसको कर्नल जेम्स टॉड ने क्या किया, बसाया। तो कर्नल जेम्स टॉड द्वारा बसाया गया, इस कारण इसका नाम पड़ा टॉडगढ़। तो ये टॉडगढ़ वाला जो हिस्सा है, ये अजमेर से बिल्कुल अलग है, अर्थात अजमेर और कौन, चित्तौड़गढ़, राजस्थान के दो ऐसे जिले हैं जो खंडित हैं। एक क्वेश्चन और, ये कोटा यहां से यहां तक ये पूरी सीमा बना रहा है एमपी के साथ, और फिर यहां से यहां तक भी ये सीमा बना रहा है एमपी के साथ। तो राजस्थान के ऐसे कितने जिले हैं जो दो बार अलग अलग अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं। तो एक तो कोटा ऐसा जिला हो गया, एक यहां से यहां तक और फिर यहां से बीच में अन्य आ गया, फिर यहां से यहां तक, तो दो बार अलग अलग अंतरराज्यीय सीमा बना रहा है, नहीं बना रहा है, एमपी के साथ ही बना रहा है। एक चित्तौड़गढ़ भी ऐसा है मित्रों, देखिए आप यहां से यहां तक ये किससे सीमा बना रहा है, एमपी से, बीच में कौन आ गया, भीलवाड़ा, फिर यहां से यहां तक फिर किसकी सीमा हो गई, एमपी की। अर्थात अजमेर और चित्तौड़गढ़ राजस्थान के दो ऐसे जिले हैं जो क्या करते हैं साहब, दो अलग अलग अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं। एक बात और साथियों, ये अपने दिमाग से निकल गई थी कि ये जो जगह है जैसलमेर, इस जैसलमेर के जो भारत पाक सीमा वाला ये क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, और ये क्षेत्र है 40 किलोमीटर। एक प्रश्न बनता है, और प्रश्न बनता है कि आपके भारत पाक जो सीमा वाला क्षेत्र है, इस भारत पाक सीमा वाले क्षेत्र में 40 किलोमीटर क्षेत्र ऐसा है जहां कोई तारबंदी नहीं है, कोई बाड़बंदी नहीं है। यह क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? अर्थात भारत पाक सीमा वाला जो क्षेत्र है, यहां कुछ पुस्तकें तो लिखती है इसको 40 किलोमीटर, कुछ पुस्तकें लिखती हैं 32 किलोमीटर, और एग्जैक्ट ये 32 या 32.5 किलोमीटर क्षेत्र है। दोनों में से कोई एक मिले आपको। तो ये जो 32 किलोमीटर या 32.5 किलोमीटर जो क्षेत्र है, जहां कोई तारबंदी नहीं है, कोई बाड़बंदी नहीं है, किस नाम से जाना जाता है? और यह है मित्रों आपका शाहगढ़ बल्ज। इस क्षेत्र का नाम है, उधर ही लिखा था, चलो ये क्षेत्र है ये वाला, और इस क्षेत्र का नाम हो गया जहां कोई तारबंदी नहीं है, कोई बाड़बंदी नहीं है, और यह क्षेत्र आपका हो गया शाहगढ़ बल्ज। यहां कोई तारबंदी नहीं है, कोई बाड़बंदी नहीं है। क्या है ये भारत पाक सीमावर्ती, जैसलमेर का पास वाला सीमावर्ती मरुभूमि वाला भूभाग है, मरुभूमि वाला भाग है, जो कि आप लोगों को याद रहे
जो अपने ये सूरज है, सूरज की जो लुका छिपी का खेल देखने के लिए यहाँ पर हजारों की तादाद में जो ये टीले हैं, सैंड ड्यून्स जो हैं आपके रेत के टीले, इनको देखने के लिए देसी विदेशी पर्यटकों के आते हैं। तो ये उनसे थोड़ा और आगे की स्थिति है, ये भी सैंड ड्यून्स हैं। और इन क्षेत्रों में बहुत बड़ा जो क्षेत्र है, इसमें सिंगल तारबंदी है, लेकिन ये 32 किलोमीटर क्षेत्र वो है जहां किसी प्रकार की तारबंदी, कोई बाड़बंदी नहीं है। ये क्या है सैंड ड्यून्स? ये 90 से 150 फीट ऊंचे रेत के टीले हैं जो रातों रात अपनी आकृति बदल लेते हैं। अर्थात इनमें जो तारबंदी के लिए सीमेंट के पिलर लगाए गए होते हैं, फेसिंग तार लगे हुए होते हैं, ये रातों रात पता नहीं कहां से कहां गायब हो जाते हैं। इस तरीके की प्रक्रिया इन क्षेत्रों में चलती है। इन क्षेत्रों में जब रात को गश्त करते हैं भारत और पाकिस्तानी रेंजर्स, तो उनकी भी अदला बदली हो जाती है। पाकिस्तान वाले हमारे यहां जाते हैं, हमारे यहां उधर चले जाते हैं, और बाद में फिर एक दूसरे को पकड़ लेते हैं, फिर एक्सचेंज चलता है। तो ये रेंजर्स की अदला बदली। और अभी भी यहां मतलब दिशा भूल जाना कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, आम बात है। फिर भी हमारे यहाँ के सैनिकों के लिए बोला गया है कि भाई जब आपको ऐसा लगे कि आप दिशा भूल जाओ, तो उस समय आप एक स्थान पर बैठ जाओ और ध्रुव तारे को देखो और उसके हिसाब से आ जाओ, जिससे काफी सुधार आया है इस चीज में कि साहब वो अपने वापस क्षेत्र में लौट पाए। आपको याद रहे, यहां कोई तारबंदी नहीं है, कोई बाड़बंदी नहीं है, कोई यहां पर फ्लड लाइट्स की कमी है। हालांकि ये जो क्षेत्र है, इसके पास वाले क्षेत्र में जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने जो ये फ्लड लाइट्स हैं, हाई मास्ट लाइट्स हैं, इनको लगाने की जिम्मेदारी जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की है। लेकिन इससे आगे की बात करें, नहीं तो 15-20 किलोमीटर पहले होती है चौकियां, और आगे तो किसी प्रकार की कोई, क्योंकि आप कैसे तारबंदी कर सकते हो जब आप यहाँ 10-10 मीटर गहरे जो आपके लट्ठे होते हैं, पिलर्स होते हैं, ये रातों रात गायब हो जाते हैं, तो आप कैसे व्यवस्था कर सकते हो? ये एक समस्या है, एक चुनौती है। फिर भी नई नई टेक्निक सामने आ रही है। तो गृह मंत्रालय के कहने पर जो हमारा पीडब्ल्यूडी है, जिसे आप बोल सकते हो सीपीडब्ल्यूडी, जो डिपार्टमेंट है, इसने चैलेंज एक्सेप्ट किया है। इस लॉकडाउन में बहुत चैलेंज एक्सेप्ट चले, लड़कियां नई नई फोटो लगा करके, महिलाएं नई नई फोटो लगा के बोले चैलेंज एक्सेप्टेड। तो वही सीपीडब्ल्यूडी का चैलेंज एक्सेप्टेड है कि सीपीडब्ल्यूडी जो हमारा ये सार्वजनिक निर्माण विभाग है, पब्लिक वाला, तो इसने चैलेंज एक्सेप्ट किया है कि अब हमारा डिपार्टमेंट यहां पर हाई मास्ट एलईडी लाइट्स को लगाएगा और उसका निर्माण कार्य पिछले वर्षों शुरू हो चुका है। यह आपको क्लियर हो जाए, इसमें कहीं कोई किसी प्रकार का इफ एंड बट नहीं है। इन्हीं क्षेत्रों में कि साहब सिंगल फेसिंग ये जो मतलब अपने जवान हैं बीएसएफ के, ये बीएसएफ के जो जवान हैं, ये भी इस तरीके का प्रयास कर रहे हैं कि हम इन क्षेत्रों में ऐसी झाड़ियां लगाएं जो इन क्षेत्रों में पनप सके और हमें हमारी सीमा का पता लग जाए। तो ये मित्रों आपके था क्या, सैंड ड्यून्स, रेत के टीले जो रातों रात बदल जाते हैं। और ये 32.5 या 32 किलोमीटर क्षेत्र सहागढ़ बल्ज, जहां कोई तारबंदी या बाड़बंदी, यानी कि बाढ़ से, बाढ़ होती है बेटा गांव में अपन जो पहले लगाते थे बाढ़, ये इसके कटीले वटीले इनके बाड़ा जिसे बोलते थे, तो वो बाड़बंदी हुई। तो इस प्रकार की तारबंदी बाड़बंदी नहीं है यहां पर। फिर भी वर्तमान में कहीं कोई लाइट देने की जिम्मेदारी है तो वो है जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड। तो आज का अपना ये जो कक्षा कार्यक्रम है यह समाप्त होता है, और आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको यह क्लास पसंद आई होगी।
और नेक्स्ट जो क्लासें हैं वो और भी शानदार होंगी, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। और आपकी आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए अदर क्लासेस भी अति शीघ्र हम स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन आपसे एक निवेदन है कि अगर वास्तव में आपको वीडियो पसंद आती है और अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को लाइक करना ना भूलें, इसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों से सब्सक्राइब करवाएं। ऐसा करने से हमारे लिए मोटिवेशन मिलेगा और हमारी जो ये राजस्थानी भूगोल में सामान्य परिचय चल रहा है, इसमें ये आपके 5वीं वीडियो है। तो जो बच्चे फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं वो निश्चित रूप से पहले की सारी वीडियोस देख लें और आने वाली वीडियोस को भी देखें। बहुत बेहतरीन तरीके से आपके लिए एक से जबरदस्त तरीके के जो प्रश्न हैं उनका संग्रह करने का प्रयास किया जा रहा है। और आसानी पूर्ण विश्वास है कि जब यह टॉपिक समाप्त होगा तो इससे रिलेटेड किसी प्रकार की कोई क्वेरी आपके दिमाग में नहीं रहेगी। फिर भी आपको कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के जिसका हम आपका समाधान करेंगे। तो मित्रों, जय हिंद, जय भारत।